नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे यहां पर डायमंड्स पे, जहां पर प्राइसेस शायद बॉटम आउट होते हुए नजर आए हैं और बाजार को लगता है कि अगस्त ऑनवर्ड्स यहां पर डिमांड और ग्लोबल ट्रेड दोनों बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्या कुछ है इसके डिटेल्स और इंडियन मार्केट्स में क्या है इसके मायने बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर खाने के तेल में, जहाँ पर तेज़ी यहाँ पर प्राइसेस में बनती हुई नजर आई है, और साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पर दालों की भी, जहाँ पर बुआई का इलाका काफ़ी कमज़ोर है और यहाँ पर आगे क्या क्यूज़ रह सकते हैं, इस पर होगी चर्चा। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए कृष्णा डायमंड के फाउंडर एंड एमडी घनश्याम ढोलकिया हैं, एग्रोकैप इंडिया ट्रेड सर्विसेज के डायरेक्टर सोहेल तन्ना हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर चमचम डायमंड से कर लेते हैं। घनश्याम जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो ग्लोबल क्यूज़ के साथ बात करते हैं, क्योंकि ये एक चीज़ है जो सभी सेगमेंट्स को यहाँ पर इम्पैक्ट कर रही है, चाहे वो बॉन्ड यील्ड्स हैं, इक्विटीज़ है, कमोडिटीज़ है, एंड इन सम सेंस ऑफ कोर्स डायमंड भी है। कैसे देखते हैं आप ग्लोबल कंसर्न्स और उसका ट्रेड पर इम्पैक्ट आता हुआ? तो सबसे पहले बताऊं, नमस्कार मनीषा जी, कि ओवरऑल पॉजिटिव इंडिया का मार्केट और सभी तरह का यंगस्टर, मतलब जेन जी भी, मिलेनियम भी और जेनेक्स भी, सभी को डायमंड के ऊपर क्रेज है। उसके साथ में ब्रांडेड के ऊपर क्रेज है। आजकल सभी लोगों को, हमारी जो पुरानी कहावत है ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये तो अच्छे ब्रांडेड चेन में जाते हैं। कपड़ा खरीदते तो भी जो ब्रांडेड शोरूम है, H&M है, जारा है, समझो कि वेस्ट साइड है या जूडियो, वहां पे जाते। घर खरीदने का तो भी अच्छे ब्रांडेड जो बिल्डर है, लोढ़ा बिल्डर, ओबेरॉय, गोदरेज, प्रेस्टीज, तो रोटी कपड़ा और मकान, उससे लगता है कि सभी चीज में ब्रांडेड का क्रेज है। डायमंड ज्वेलरी में भी ब्रांडेड का क्रेज है। वर्ल्ड में बहुत सारा पीएम है, उसके अंदर भी हमारा जो मोदी चीज है वो ब्रांडेड पीएम में आता है। जो बोले वो चीज वो करता है, एक्टिव है, कमिटेड है, इनोवेटिव है। तो सेम ज्वेलरी मार्केट में भी जो भी कंपनी है, ब्रांडेड का बिजनेस मेट्रो में भी बढ़ रहा है, 2-3 टायर में भी बढ़ रहा है, और आगे जाके लगेगा कि लोग 70-80% ब्रांडेड चीज खरीदेंगे। फिर ज्वेलरी की चीज कोई भी, वहां पे क्वालिटी है और कमिटमेंट है और ट्रांसपेरेंसी है। और आजकल कंज्यूमर को लग्जरियस फील करने का है, जो लग्जरियस फील है वो ब्रांडेड में आएगा। ट्रेडिशनल में इतना लग्जरियस फील नहीं आएगा। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी है तो वो ब्रांडेड में है। स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म प्राइस है तो ब्रांडेड में है। तो मेरी सोच है, तो जो भी कंपनी, जो भी प्रोडक्ट में है, ब्रांडेड का क्रेज बढ़ते जा रहा है। ये मैं बताया, वैसे जेन जी, मिलेनियम भी वही खरीदते, और जेनेक्स वाले भी जो है 45 से 61 एज वाले, वो भी लोग ज्यादा करते हैं। एब्सोल्युटली। एक और ट्रेंड जो यहाँ पर देखने को मिला है घनश्याम भाई, वो ये है कि ऑफ कोर्स वेडिंग ब्राइडल डिमांड तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो नॉन ब्राइडल, वॉक-इन्स, एवरीडे वेयर, अफोर्डेबिलिटी, यंगस्टर्स जो खरीदना चाहते हैं, उसकी अब एक अलग मार्केट अच्छी खासी ग्रोथ दिखाने लगी है। यस, उसमें क्या है कि अभी सेम चीज वापस बोलूंगा मनीषा जी, ब्रांडेड में क्या इजी एक्सचेंज है। कृष्णा ब्रांड में बोलो तो 95% एक्सचेंज है। 6 महीना पहना, उसके बाद एक्सचेंज कर लिया, दूसरा पहने। लोगों को नया नया चाहिए, तो उसके लिए जो डेली वेयर ज्वेलरी में भी लोग खरीद सकते हैं। वेडिंग के लिए लिया, ये वेडिंग में पिया, 2 साल बाद दूसरा वेडिंग आया तो वापस लेने गए, तो उसमें भी 95% एक्सचेंज। और कृष्णा में तो 90% बायबैक है। और बाकी ब्रांड में भी अच्छी पॉलिसी है। तो उसके लिए लोगों के माइंड में नया चाहिए। जो लास्ट ईयर शादी में, फैमिली में शादी में पहना, नेक्स्ट शादी आएगा तो वही चीज नहीं पहनते। तो उसके लिए वो ब्राइडल का, जैसे बताया, उसका भी क्रेज है। और डेली वेयर तो जरूरी की है, क्योंकि कपड़े अलग अलग पहनते हैं, चप्पल अलग अलग पहनते, तो ज्वेलरी भी अलग अलग पहनते। वही खाना सुबह खाया वो खाना हमको दोपहर को पसंद नहीं आता। ऑलराइट घनश्याम भाई, हाँ, वो चीजें भी नहीं आती है सभी को। एग्री। जहाँ तक एस्पिरेशन की बात है, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ यहाँ पर काफ़ी बेहतर करती हुई नजर आई हैं, वहाँ पर डिमांड ग्रोथ अच्छी है। वो आप कैसे देखते हैं? एक, और जो आपका जो 500 शोरूम का जो विजन है, वो अब कहाँ तक पहुँचा है? क्या सिटीज़ हैं, क्या आप देखते हैं? और क्या हम टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में ये ज़्यादा एक ट्रेंड आता हुआ देख रहे हैं? आपने सही याद करवाते रहिए तो मेरा जुस्सा बढ़ते रहे। 156 हो गया है, और दिसंबर एंड मैंने बोला 200 से सेलिब्रेशन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेट्रो में भी अच्छा स्कोप है, 2-3 टायर में भी है, क्योंकि ब्रांडेड की वजह से वहां के लोग सोचते हैं कि मेरे को बड़े शहर में जाने की क्या जरूरत। मेरे शहर में जो
स्टैंडर्ड जो मुंबई दिल्ली में मिल रहे वही प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उसके हिसाब से वहां पे भी ग्रोथ अच्छा है, लोगों को स्पेंड करने का है। और अभी लोगों के माइंड में पहले क्या था कि सेव करिए, अभी पहनने का है। और अभी इतना ये टेक्नोलॉजी के जरिए लंदन में आज क्या फैशन हो रहा है वो शाम को मालूम पड़ जाएगा अलीगढ़ में। Oh, absolutely. पहले नहीं था, क्योंकि यूरोप में कोई भी नया फैशन आया तो आज तुरंत इंडिया में मालूम पड़ जाते। ये जो एआई का जमाना है, अभी बोल रहे हैं कि बेटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। पहले बेटा इंपॉर्टेंट था, अभी डेटा इंपॉर्टेंट हो गया है। All right. I'm assuming बेटा अभी भी इम्पोर्टेंट है, बट आई गेट योर पॉइंट कि अमेरिका का फैशन अलीगढ़ में बहुत जल्दी पहुंच रहा है। घनश्याम भाई, गोल्ड वर्सेस डायमंड आप कैसे देखते हैं? ये एक डिबेट है जो हमने कई सालों तक होता हुआ देखा है, लेकिन अब गोल्ड इन्वेस्टमेंट के तौर पर ज़्यादा देखा जाने लगा है और डायमंड एज ज्वेलरी स्टडीड की डिमांड काफ़ी बढ़ने लगी है। क्या ये ट्रेंड भी यहाँ पर सॉलिड होता हुआ निकला? એટલે जो डे बाय डे डायमंड का क्रेज बढ़ते जा रहा है, मैंने बोला डायमंड में भी 60% तो गोल्ड रहता ही है। तो गोल्ड जिसको लेने का इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसमें भी डायमंड ज्वेलरी में उसका पर्पज पूरा होता है, और जिसको डायमंड ही लेने का उसका भी पर्पज पूरा होता है। गोल्ड ज्वेलरी में वो दोनों पर्पज पूरा नहीं होता है, उसके लिए डायमंड की डिमांड बढ़ते जा रही है, ट्रांसपेरेंस के लिए भी बढ़ते जा रही है। आज के जो यंगस्टर है जो खुद कमाते और स्पेंड करते वो भी ज्यादा डायमंड पे लगे हुए हैं, क्योंकि गोल्ड तो बहुत देखा, बहुत पहना, बहुत लोगों के पास है। कम लोगों के पास क्या चीज है वो आज के लोगों की इच्छा होती है। तो डायमंड ज्वेलरी का उसमें भी डे बाय डे क्रेज बढ़ते जा रहा है। पॉइंट टेकन। घनश्याम भाई, एक फाइनल क्वेश्चन, और ये फेस्टिवल सीजन अब जब आ रहा है तो किस तरह के लॉन्चेस हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि हर फेस्टिवल अलग होता है, तो यहाँ पर इस बार क्या नया है? और जिस तरह से लैब ग्रोन डायमंड्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंट्री यहाँ पर ज्वेलरी मार्केट में बनाई है, उसे कैसे देखते हैं? नहीं, अभी फेस्टिवल बहुत आ रहा है, अलग अलग कलेक्शन, अलग अलग डिजाइन लोग निकालते रहते हैं और निकालेंगे, किसना भी निकालेंगे, लेकिन 60-70% जो पुराना चलते आ रहे वही डिजाइन चलते जा रही है। अभी गाना भी पुराना गाना जो था उसको नया ट्यूनिंग में नया गाना आ रहा है, गाना वही है, ट्यूनिंग चेंज हुआ तो डिजाइन 60-70% तो वही चलती है। पर नया नया फेस्टिवल भी अभी 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे आ रहे हैं, 15 अगस्त को हरियाली है, 26 अगस्त को ओणम है साउथ में, 28 को रक्षाबंधन है, 4 सितंबर को जन्माष्टमी है। तो फेस्टिवल की तो लाइन लग जाती है। शायद हो सकता है कि रिटेल वाले में माल खत्म हो जाए, इतना बड़ा फेस्टिवल आ रहा है। तो बहुत सारा फेस्टिवल भी आ रहा है, अलग अलग कलेक्शन भी निकाल रहे हैं। अभी बात बताया आपने लेब्रोन का, तो धीरे धीरे लेब्रोन इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही है। जो नेचुरल डायमंड जो एफर्ट नहीं कर पावे वो लेब्रोन लेंगे। जो ट्रैवलिंग में यूज करने का है कि भाई मेरे को आउट ऑफ इंडिया जाने का है तो बड़ा बड़ा डायमंड का सेट लेके क्यों जाऊं, तो हायर वाले लोग भी शायद लेब्रोन का रखे, ट्रैवलिंग में वो चीज यूज करूं। तो दोनों इंडस्ट्री चलेगा। इंडिया में लोग इतना है मनीषा जी, 140 करोड़ लोग है, नेचुरल और लेब्रोन दोनों पूरा करे तो भी पूरा नहीं कर पाए, इतने लोग हैं। और नेक्स्ट 10-15 साल जो मैं बताता हूँ वो इंडिया का ही है, पूरी वर्ल्ड की नजर इंडिया में है और इंडिया ही ग्रो हो रहा है। अभी फॉरेन वाले ब्रांड आ रहे हैं इंडिया में और इंडिया में शोरूम खोल रहे हैं, तो उसका भी फ्यूचर, दोनों इंडस्ट्री अलग अलग रास्ते पे दोनों चलेगी, लेब्रोन भी और नेचुरल। पॉइंट टेकन। घनश्याम भाई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, और आपसे हर कॉन्वर्सेशन यहाँ पर बहुत बेहतरीन होती है। काफ़ी सारे पंच लाइन्स आपने आज यहाँ पर दिए हैं इस कॉन्वर्सेशन में, बहुत शुक्रिया उसको एंटरटेनिंग, एक्साइटिंग और ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेटिव भी बनाने के लिए। वेल, आगे बढ़ते हैं और अजय आपके पास आना चाहेंगे सोने चांदी की सेंस के लिए। और जैसे घनश्याम भाई कह रहे थे, बेटा वर्सेस डेटा, क्लियरली डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर बेटा डेटा देख रहा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सोना चांदी आप कैसे देख रहे हैं फिलहाल इन सेंस ऑफ प्राइसेस? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल जिस ढंग से डायमंड के बारे में जो जानकारी मिली बहुत ही ज्यादा है, लेकिन डायमंड और गोल्ड दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं। गोल्ड में मुझे लगता है कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। हालांकि 3-4 दिन की तेजी के बाद आज मार्केट थोड़ा सा पुल बैक जरूर दिखा रहा है, पर 3-4 की पॉइंट है। एक 24 तारीख का ऐसे कुछ अपडेट्स आ रहे हैं कि चाइना डीलिवरेजिंग हो रहा है, उसकी वजह से भी मार्केट में कुछ बड़ा मूव आ सकता है। अगले हफ्ते फेड की बैठक है, मुझे लगता है जॉब डेटा जब तक इंप्रूव नहीं होगा रेट हाइक की पॉसिबिलिटी बहुत ही मिनिमल दिखाई दे रही है। इंटरनेशनल में 4,000-4,050 के ऊपर मेंटेन है, तो वी में सी प्राइजेस मूविंग टुवर्ड्स 4200। तो मुझे लगता है कि प्राइजेस आज मॉर्निंग सेशन में थोड़े दबाव में रह सकते हैं, बट शाम को ईसीबी से जो रेट की
पॉसिबिलिटी मिलेगी। एक रेट हाइक हम देख रहे हैं अगले महीने, उसका भी सपोर्ट गोल्ड को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा जो 4100 से 4200 के बीच में सोना इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक मार्केट में 143 से लेकर 147 के बीच में रहेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग है चांदी, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो जिस ढंग से हमने 72 का हाई लगते हुए देखा, यहां से अब गिरना स्टार्ट हो चुका है। गोल्ड सिल्वर रेशियो में मुझे लगता है कि ये 64 तक 64 तक का लेवल दिखा सकता है। इसका मतलब है चांदी कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस करने की तैयारी कर रही है। तो यहाँ पे $60 के बिल्कुल नजदीक ट्रेड कर रहा है। अगर ये वीकली क्लोज 60 के ऊपर आ जाता है तो 67 68 तक का लेवल हम फेड की बैठक से पहले पहले आते हुए देख पाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट में भी 2,23,000 से लेके चलिए ऊपर में 2,30 तक का लेवल देख सकते हैं। अजय, यहाँ से मेटल्स में क्या करने की राय देंगे, क्योंकि जिस तरह की तेजी हमने यहाँ पर कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक में आती हुई देखी है, क्या बढ़त का फायदा उठाया जाए ऊपर की तरफ? मुझे लगता है ब्रेकआउट्स चार्ट्स के ऊपर बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। प्रेफरेंस थोड़े से चेंज हुए हैं, पहला जिंक, दूसरा कॉपर, तीसरा एल्यूमिनियम। तो जिंक के अंदर हम देख रहे हैं कि आज भी 385 के ऊपर प्राइसेस अच्छे से होल्ड कर रहे हैं। फंडामेंटल मजबूत है, टेक्निकल ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है जल्द हम 400 के करीब अगले हफ्ते 10 दिन में आते हुए देखेंगे। कॉपर में इंटरेस्टिंगली पिछले हफ्ते 1340 का स्पाइक आया था, जिसके बाद मार्केट वापस नीचे जरूर आया था, बट अब जिस स्ट्रेंथ के साथ 1340 का लेवल होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है कंटिन्यू बाइंग कीजिए। 1380 से 1400 तक के लेवल मिल जाएंगे। एल्यूमिनियम हम जानते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पूरी तरह से ठप है, जिसकी वजह से 9% ग्लोबल सप्लाई डिस्टर्ब है। एमिरेट ग्लोबल की सप्लाई थोड़ी रीइंस्टेट हुई थी, जिसकी वजह से दबाव था, बट काउंटर टेक्निकली बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। 347 में लेके चलिए, ऊपर में लग रहा है 356 तक के लेवल मिलेंगे। बट पूरे बेस मेटल में पहला जिंक, दूसरा कॉपर और तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम रहेगा। ऑलराइट, एंड फाइनली अजय, यहाँ पर क्रूड में क्या करने की राय देंगे? नित नया हाई, रोजाना यहाँ पर तेजी, 70 किलो के बाद 96 का हाई, 42% की बढ़त जुलाई लोज से। पूरी एक महीने में चीजें चेंज होते हुए देखी हमने। जून में एक अच्छा खासा फॉल देखा, जुलाई के 20-22 दिन में वापस वो रीइंस्टेट होते हुए दिखा। सबसे अच्छा इंडिकेटर इसको देखने का है वो है ब्रेंट और WTI का स्प्रेड, जो इस वक्त करीबन $8 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्प्रेड $2-2.5 है, इसका मतलब है जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी कम है। लेकिन ये स्प्रेड अब $8 पे और ये बढ़ रहा है 12 की तरफ, इसका मतलब है टेंशन और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हमने देखा कि यूएस और ईरान के बीच में कोई भी ऐसा पॉजिटिव टॉक नहीं दिखाई दे रहा और रेड सी कंसर्न वापस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हुतीज के चलते। तो मे भी पॉसिबल है ब्रेंट हम $90 के ऊपर जब तक टिके हुए हैं $100 तक का लेवल दिखा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में डुअल वैमी है, क्योंकि एक बारिश का कंसर्न है, दूसरा कच्चे तेल का कंसर्न है। रुपया 97 की तरफ बढ़ेगा तो कच्चा तेल हमारे यहाँ पे 9,000 की तैयारी करता हुआ दिखाई देगा। ऑलराइट, तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर कच्चे तेल में बनती हुई नजर आई है, लेकिन बाइंग रिकमेंडेशंस यहाँ पर मेटल्स में भी हैं। अजय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और आगे बढ़ेंगे। और एक और टॉप हेडलाइन हमारी है, वो है दालों को लेकर। एग्रोकॉप इंडिया ट्रेड सर्विसेज के डायरेक्टर सोहेल तन्ना हमारे साथ हैं। सोहेल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप 20 साल से या ज़्यादा शायद ये वाली मार्केट देख रहे हैं, जिस स्थिति में हम लोग एज ऑफ नाउ यहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर एल निनो भी है, इंटरनेशनल मार्केट्स में इतना कुछ यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, रुपए में इतनी जोरदार गिरावट है। सबसे पहले तो आपकी सेंस यहाँ पर सोइंग नंबर्स को लेकर क्या है, और कितना आपको लगता है इंडिया यहाँ पर इस बार इंपोर्ट करता हुआ नजर आएगा? नमस्कार मनीषा जी। इस बार आप देखिए, इंडिया इंपोर्ट तो करेगा अराउंड 6 से 7 मिलियन के बीच में। और रही बात अल नीनो की, तो इस बार हम हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से देखते हैं तो देयर इज एक्स्ट्रा लूनार मंथ, उसको बोलते हैं अधिक मास। तो अधिक मास में कभी भी आप हिस्टोरिकल डेटा निकाल के देखेंगे तो रेंज कमजोर होती है। तो जो पीरियड अभी है एक्चुअली, जिसको श्रावण बोलते हैं या भाद्रवा बोलते हैं, अभी रेंज चालू हुई है। एंड पिछले साल के मुकाबले रेंज कमजोर थी इस पीरियड में, बट अभी ये स्पेस पकड़ रही है धीरे धीरे। इनिशियल स्टेट्स में ये अनइवन थी, डिलेड थी, तो देयर वर द कंसर्न्स फॉर द प्रोडक्शन, मेनली प्रोडक्शन ऑफ तुअर, उड़द और मूंग इस एरिया में। नेक्स्ट कमिंग वीक में हमको ज्यादा देखना है कि ये मानसून कैसे प्रोग्रेस करती है, और सोइंग विंडो ओपन रहती है मिड अगस्त तक। तो स्टिल देयर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम। ओके, रुपया भी वीक है। ओवरसीज मार्केट में ओरिजिन्स पे प्राइस कम नहीं हो रहे हैं, उसके लिए पल्सेस के दाम यहाँ पे सस्ते नहीं हो रहे हैं। फेस्टिवल सीजन्स भी है, तो इनिशियली स्पॉट प्राइसेस सभी चीज में अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि फेस्टिवल डिमांड की मांग को चलते हुए।
और फ्रेट्स भी हाई है क्योंकि जियोपॉलिटिकल के टेंशन की वजह से तेल बाजार में ऊपर है उसके लिए। सोहेल, यहाँ से किस तरह के प्राइसेस बनते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि पिछला महीना भर यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है ऑलरेडी, यहाँ से कितनी तेजी की एक्सपेक्टेशन? अगर हम बात करेंगे पहले हम बात करेंगे उड़द की, तो उड़द तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, मैक्सिमम 3-4% अप डाउन में खेलता रहेगा अभी उड़द यहाँ से फ्रॉम द करंट प्राइस। और रही बात तुअर की, तो तुअर की क्रॉप अभी बहुत टाइम है, 6 महीने की क्रॉप होती है तुअर की, तो अभी बारिश देखनी होगी। हाल फिलहाल तुअर में मंदा नहीं है, मे बी 5 से 10% और बढ़ोतरी आ सकती है क्योंकि फेस्टिवल सीजन की मांग और सेंटीमेंट्स प्ले करते हैं। पल्सेस मार्केट में सेंटीमेंट ज्यादा प्ले करते हैं डिमांड एंड सप्लाई से, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा, चने की बात करेंगे तो चना इस साल सरकार के पास नाफेड और एनसीसीएफ के मिला के 22-23 लाख टन चना है और ऑस्ट्रेलिया में प्रोडक्शन कम है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल 2.2-2.3 का प्रोडक्शन था, इस बार 1.4-1.5 का प्रोडक्शन आ रहा है, तो चना का दाम और बढ़ सकता है यहाँ पे। बट गवर्नमेंट एक बहुत अच्छे मॉड्यूल से काम कर रही है हमारी गवर्नमेंट, जो आज हर फेस्टिवल सीजन में अपना चना बेचती रहेगी और प्राइसेस चेक करती रहेगी, जो कि कंज्यूमर को अच्छे से अच्छे दाम पे फायदा हुए। और लगे तो उनको सेकंड चीज वो स्टॉक लिमिट भी लगा सकती है। थर्ड चीज, उनके पास एक सबसे बड़ा हथियार है ड्यूटी कम करने का, अगर दाम और बढ़ते हैं तो इससे बहुत लाभ होएगा बाजारों में, चाहे वो चने की ड्यूटी कम हो, और लास्टली उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा तो वो येलो पीस की ड्यूटी कम करेंगे, जिससे उनकी सब कमोडिटीज पे कंट्रोल आएगा। और मूंग में क्या लगता है? बट अभी वो टाइम है। अच्छा। मूंग में भी मार्केट अभी फिलहाल तेजी लग रही है, अभी कोई भी पल्सेस में मंदे वाली बात नहीं है, बट अगस्त के बाद इसको देखना होगा क्योंकि ओवरसीज में क्रॉप सभी चीज के बहुत अच्छे हैं, तो ज्यादा ऊंचे भाव में फंसना नहीं चाहिए। जो भी है वो तेजी अभी स्पॉट मार्केट की है, महीने 1.5 महीने की। पॉइंट टेकन। सोहेल तन्ना, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरा का पूरा वो दाल का बाजार हमें समझाने के लिए। बुआई से लेके ओरिजिन मार्केट्स तक और फ्रीट्स भी हाई हैं, और जिस तरह से यहाँ पर अगस्त तक की विंडो अभी खुली है तो बुआई के नंबर्स शायद यहाँ पर थोड़े से इंप्रूव हो सकते हैं। ऑफकोर्स दालों पर हमारी नजर लगातार रहेगी, पर इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। और आपको बता दें कि ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरह के संकेत हैं उसी तरीके से हमने काफ़ी हद तक भारतीय बाजारों को यहाँ पर रिएक्ट करता हुआ देखा है। यूएस के 10 साल की जो यील्ड्स हैं वो 2026 के उच्चतम स्तर पे पहुँच गई हैं, और भारतीय बाजार में हमने यील्ड्स में यहाँ पर बढ़त भी आते हुए देखी है। वेस्ट एशिया और रशिया यूक्रेन का जो जंग है उससे बाजार पर काफ़ी दबाव पड़ता हुआ नजर आया है वेरियस फ्रंट्स पर, और साथ ही साथ जिस तरह से कच्चे तेल के प्राइसेस में तेज़ी है, $96 प्रति बैरल के अपार यहाँ पर भाव निकलते आए हैं, जो जुलाई में एक समय पे हमने $70 भी देखे थे। तो 70 से जो 96 तक की तेज़ी यहाँ पर कच्चे तेल के प्राइसेस में देखने को मिली है, इसका असर ऑफकोर्स कॉन्स्टेंटली यहाँ पर मनी मार्केट्स पर, इक्विटीज़ पे, करेंसीज पे, कमोडिटीज़ सब जगह पड़ता हुआ देखा है। लेकिन बाजार को अब लगने लगा है कि जो क्रूड लेड इन्फ्लेशन है इसका इम्पैक्ट हम यहाँ पर ऑफकोर्स करंट अकाउंट डेफिसिट पे तो पड़ता हुआ देखेंगे ही, फिस्कल बर्डन भी यहाँ पर आता है, और साथ ही आगे आरबीआई किस तरह से इसके ऊपर कदम उठाएगा उस पर भी रहेगी नजर। साथ ही आपको बता दें कि प्राइवेट बॉन्ड इशुएंसेस आज यहाँ पर करीब 2 कंपनीज की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। एक तो आदित्य बिरला कैपिटल 12.5 बिलियन ये जुटाने की योजना में है, और 2 बॉन्ड्स के द्वारा ये पैसा जुटाने लगे हैं। बेस्ट कैपिटल सर्विस भी आज यहाँ पर मार्केट में है, 3 बॉन्ड्स ये लेकर आ रहे हैं, और 300 मिलियन ये भी बाजार से जुटाना चाहते हैं। इन दोनों की बिड्स बाजार में आज है, लेकिन क्लियरली एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है। IFCL फॉर एग्जाम्पल $1.3 बिलियन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के द्वारा यहाँ पर जुटाना चाहते हैं। ONGC पेट्रो ऑलरेडी यहाँ पर बात करते रहते हैं, 44.7 बिलियन उनका भी यहाँ पर टारगेट है इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 50 बिलियन टियर 1 टियर 2 बॉन्ड्स के जरिए यहाँ पर पिक करना चाहते हैं बाजार में। IDBI बैंक 100 बिलियन के लिए मार्केट्स में है, और SBI 2 बिलियन में के लिए बाजार में है। ये बॉन्ड्स के द्वारा वित्त वर्ष FY27 में ये पैसा जुटाना चाहते हैं। IRIDA भी बाजार में है, 400 बिलियन इनका भी टारगेट है, डेट के द्वारा ये पैसा जमा करना चाहते हैं। CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रीट।